हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी बोर्ड में। तो आज हम बच्चों क्लास 11th का जो मिड टर्म का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, उसका एक सैम्पल पेपर के हिसाब से देखते हैं बच्चों। ये प्रीवियस ईयर्स पेपर है, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए इनका लेवल देखते हैं कि क्वेश्चन आया क्या है, ठीक है। तो चलो देखो, पहले आप लोगों को पैटर्न बता दूँ पेपर का, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा पेपर का पैटर्न, ठीक है बच्चों। पहला तो अगर बात की जाए कि आपका जो पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए बच्चों, ये इसमें 30 प्रश्न होंगे, ठीक है बच्चों। कितने होंगे? इसमें 30 प्रश्न होने वाले हैं। इसको 5 खंडों में बांटा गया है, खंड यानी खंड A B C D E, यानी 5 खंडों में से क्या क्या बांटा गया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। अगर देखा जाए 1 से लेकर 12 तक जो प्रश्न है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके साथ साथ 13 से लेकर 18 तक जो प्रश्न है आपके 2 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसका कितना है बच्चों, 50 से 60 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 19 से जो 23 प्रश्न होंगे वो 4 अंक वाले प्रश्न होंगे बच्चों, जिनका उत्तर हमें 100 से 120 शब्दों में हमें देना है। और 24 से जो 26 जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर जो है हमने जो गद्यांश यानी पैसेज होगा, कार्टून होगा, है ना बच्चों, या मैप संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 27 से जो 30 होंगे वो आपके 6-6 नंबर के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए पेपर के बाद बढ़ते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये प्रीवियस इसका पेपर है, आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह से पेपर आ रहा है। तो पहला प्रश्न है कि जो भारतीय संविधान स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है कि किसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी। बी ऑप्शन है कौन सा राजनीतिक दल जीतेगा, या सी ऑप्शन है कौन सी रियासत देश का शासन करेगी, या डी ऑप्शन है किस पार्टी का नेता राष्ट्रपति बनेगा। तो बच्चों, संविधान तय करता है किसके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, यानी इसका एक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों, वो आप लोगों का हमें मिलान करना है, ठीक है बच्चों। जैसे कानून निर्माण की विधि, तो आप सभी को पता है कानून निर्माण की विधि कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा से लिया है। और बंधुत्व यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है बच्चों। तो इसके हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इंग्लैंड के पास एक भी दस्तावेज नहीं है जिसे क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अध्यादेश कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो बच्चों घटनाएं हैं उनको हमें सीक्वेंस वाइज बताना है। जैसे कि अगर बात की जाए, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की मांग कब की थी, तो आप सभी को पता है इसने 1920 में अधिकारों की जो मांग की थी, ठीक है ना। अफ्रीका का संविधान का उद्घाटन कब किया गया था, शायद 1996 में हुआ था बच्चों, इसका मुझे कंफर्म पता नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का अधिकार कब सम्मिलित किया गया, तो 1942 में किया गया था, ठीक है बच्चों। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, ठीक है बच्चों। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय क्या है, या बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है। जैसे सरकारी अधिकारी अपना कानूनी दस्तावेज का पालन नहीं कर सकता। दूसरा है निचली अदालत के समक्ष लंबित मामलों का स्थानांतरण करना होता है। तीसरा, अदालत के आदेश देते ही गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। या चौथा है किसी व्यक्ति को उसके पद से रहने की कानूनी हक देता है। तो बच्चों, अदालत क्या करता है, शरीर को हमारे सामने पेश करो, यानी गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने का क्या देता है, आदेश जारी करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है, रीट होता है बच्चों, ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार रक्षा के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अभिकथन कारण वाले। पहले कथन के बारे में बात करते हैं। देखो, समानता का अधिकार क्या है, भारत के नागरिकों को दिया गया है, एक महत्वपूर्ण अधिकार है। हाँ भाई बिल्कुल है। दूसरा, कारण, इसमें क्या होता है, रोजगार में अवसर में क्या मिलती है, हाँ समानता मिलती है। तो हाँ बच्चों, दोनों ही मिलता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है बच्चों, ये जो अभिकथन है मिलता तो है, ठीक है। इसका जो बच्चों सही आंसर होगा, ठीक है ना, समानता अधिकार है, इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताओ ना इसका उत्तर में, मैं क्यों बताऊँ, चलो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलो, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि
मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति कितने कार्यकाल यानी कितने सालों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं? आप सभी को पता है चुनाव आयोग का अध्यक्ष चुनाव आयुक्त होता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी इसका एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों कि भारत में चुनाव कौन संचालित करता है? तो कौन सी बात है भारत में चुनाव संचालित करता है? चुनाव आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और भारत के पहले चुनाव आयुक्त के कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में राजीव कुमार है। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य स्तर की कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो भैया राज्य स्तर की कार्यपालिका होती है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। ये राज्य स्तर की कार्यपालिका होती है। ठीक है बच्चों। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो होता है ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है, और राज्य स्तर की ये होती है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किससे प्रभावित थी? तो बहुदलीय गठबंधन से प्रभावित थी, क्योंकि भारत में ना 1989 के बाद गठबंधन का दौर शुरू हो गया था, क्योंकि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद 1989 के बाद क्या हुआ था, जो दो पार्टियां सामने आई थी, एक गठबंधन सरकार थी NDA और एक थी UPA। ठीक है बच्चों। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आदेशात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसका मुखिया होता है? तो बच्चा संसद का मुखिया होता है। किसका होता है? संसद का। आपको मैंने बताया था ना कि आदेशात्मक शासन प्रणाली उन क्षेत्रों में होती है जिसमें राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख भी वही होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? जो अपील कर सकते हैं। तो कौन सी सर्वोच्च अदालत है? तो बच्चों सर्वोच्च अदालत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राज्य के नीति सिद्धांतों को किन्हीं दो नीतियों का वर्णन कीजिए। देखो राज्य के नीति सिद्धांत जो होते हैं ये राज्य को आदर्श देते हैं, राज्य को क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों को मानने के लिए राज्य बाध्य नहीं होता, स्वतंत्र होता है। मानना है मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो। ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए एक उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए? कॉमन सी बात है। क्या है बच्चों? भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 साल क्या हो? उम्र हो। पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ पद पर ना हो, ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली FPTP यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के दो लाभ बताइए। तो इसके दो लाभ बता दें। पहला तो बच्चों आप बता दीजिएगा कि ये विधि क्या है? आसान है, लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं और इसमें कम समय लगता है। सर्वाधिक वोट प्रणाली में क्या होता है बच्चों? कम समय लगता है, और क्या होता है? समय भी कम लगता है और खर्च भी कम आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का वर्णन कीजिए। तो बच्चों भारत का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो व्यक्ति क्या कर सकता है? बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकता है, जिसे सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार कहते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा 1989 से पहले भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन क्या हुआ था? 61वां संविधान संशोधन करके संविधान में क्या किया गया? यानी 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है बच्चों। और सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का जो वर्णन है आर्टिकल 326 में किया गया है, 326 में किया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? आप सभी को पता है मंत्रिपरिषद क्या होता है? सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऐसा नहीं है, मंत्रिपरिषद की बातों को कोई अवहेलना नहीं कर सकता। अगर अवहेलना करता है तो प्रधानमंत्री उसे क्या कर सकता है? मंत्रिपरिषद से निष्कासित कर सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो पूरा मंत्रिपरिषद टूट सकता है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव कार्यपालिका किस प्रकार नियंत्रित करती है? तो आप याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? संसद का सबसे ताकतवर हथियार होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्री क्या होता है? मतलब पद से हटा दिया जाता है। ठीक है ना। और सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संविधान अगर बात की जाए, अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा की रचना का वर्णन कीजिए। यानी संविधान सभा की रचना के बारे में बताना। तो याद रखिएगा, बता दीजिएगा कि संविधान सभा जो थी, हमारा भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। इन संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई,
और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार से संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई थी। ठीक है बच्चों, कुल 165 बैठकें हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, स्थायी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसका वर्णन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जाती है? तो आप सभी को पता है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा किस तरीके की जाती है। मतलब अगर किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो क्या होता है बच्चों, जो न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा, जो न्यायालय द्वारा क्या जाता है, आदेश या रीट जारी किए जाते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, रीट होते हैं। इसके रीट के बारे में आप पूरा एक्सप्लेन कर देना, फुल नंबर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्या है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के मापदंड बताइए। अरे भैया, चुनाव मतलब स्वतंत्र और इसके मापदंड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर कोई चुनाव में शामिल होना है तो क्या मापदंड होना चाहिए? देखो, पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और किसी मतलब अपराधी ना हो, है ना। 2 साल से अगर कोई व्यक्ति अधिक समय तक जेल में रहता है तो वो व्यक्ति चुनाव मतलब मतदान नहीं कर सकता। इस टाइप से होता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, इसमें अथवा में एक और क्वेश्चन है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सार्वधिक मत प्रणाली में अंतर बताइए। तो आप बता दीजिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुने जाते हैं। जो जनता होती है वो पार्टी को वोट देती है। किसे देती है बच्चों? पार्टी को वोट देती है, ठीक है। ये व्यवस्था ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में होती है। इसका सूत्र क्या है बच्चों, जैसे क्या होगा बच्चों, कुल सीटें, यहाँ क्या आ जाओ, कुल सीटें ब्रैकेट में, जो कुल सीटें आ जाएंगी, लिख नहीं पा रहा बच्चों, कुल सीटें ब्रैकेट बटे में आ जाएगा कुल उम्मीदवार, ठीक है ना, और प्लस में 1 और फिर ब्रैकेट के साथ +1। इस टाइप से इसका सूत्र होता है। सार्वधिक मत प्रणाली में क्या होता है, पूरे देश को क्या होता है, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है, एक उम्मीदवार चुना जाता है। जनता जो होती है अपने उम्मीदवार को वोट देती है, जनता अपने उम्मीदवार के बारे में जानती है। ये व्यवस्था भारत में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संसद द्वारा कानून निर्माण की विधि या प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी संसद किस प्रकार से कानून बनाती है। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि जो संसद होती है, कानून निर्माण की विधेयक क्या होती है, पहले क्या होता है, जो विधेयक होता है, प्रस्ताव होता है, वो क्या होता है, मंत्री पेश करता है, ठीक है ना। अब पहले देखा जाता है जो विधेयक होता है, प्रस्ताव होता है, वो कौन सा है, धन विधेयक है या कोई और विधेयक है। तो फिर ये कहाँ पेश होगा, ये पेश होगा बच्चों लोकसभा में। अगर धन विधेयक है तो कहाँ पेश होगा, लोकसभा में, ठीक है। यहाँ 1/3 सदस्य अगर सहमत हो जाते ही कानून बन जाना चाहिए, तो ये चला जाएगा बच्चों राज्यसभा के पास। राज्यसभा में भी अगर 1/3 सदस्य, यानी दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए बच्चों, 2/3 यानी सदस्य अगर सहमत हो जाते हैं तो ये विधेयक कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना। और राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तक वो विधेयक कहलाता है, और राष्ट्रपति जैसे ही साइन कर देता है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये होती है संसद द्वारा कानून निर्माण की विधि। मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, जाके आप उसमें देख सकते हो उसकी पूरी प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा मतलब लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली कैसे होती है। तो आप बता दो कि लोकसभा के सदस्य जो क्या होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, अनुभवी लोगों या लोकसभा के मतलब लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा, लोकसभा जो सदस्य संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तीसरा, लोकसभा क्या होता है बच्चों, अगर बात की जाए कि इसमें मुख्य नेता इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। मुख्य जो नेता होते हैं ना वो इसमें शामिल हो जाते हैं, राज्यसभा में नहीं होते। तो ये सारी बच्चों क्या होती है, लोकसभा की जो शक्तियाँ होती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, ठीक है। या तो हम बात करते हैं लोकसभा जो सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार मतलब सलाह संबंधी, जैसे पहले मौलिक क्षेत्राधिकार आता है। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है, अगर जैसे आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उनके विवादों को समाधान करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। दूसरा क्या होता है, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, रीट जारी करता है। क्या जारी करता है बच्चों, रीट, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है। तीसरा, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी कानून के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इन परामर्श को
मानने के लिए बाध्य नहीं होता। सर्वोच्च न्यायाधीशों को देना पड़ेगा लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो ये सारे क्षेत्राधिकार होते हैं। ठीक है बच्चों, ये पैसेज है, पैसेज तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलो मैं डायरेक्टली आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, एक बार आप पैसेज को देख लो आप, ठीक है ना, होल्ड करके आप देख लो, ध्यान से देखिएगा पैसेज को, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला है बच्चों कि चुनाव कब लोकतांत्रिक माने जाते हैं? जब मतदाता डरा धमका के, मतदाता के पास पैसा देखकर, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करा के, या चुनाव एक पक्षपाती बाहरी एजेंसी द्वारा। देखो कैसा पेपर आया, पेपर का वर्षन देखो ना, तो सी ऑप्शन है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष करा के। ठीक है ना बच्चों, बच्चों वाला पेपर आया ना, तुम भी तो बच्चे ही हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी क्या होती है? कि वह तीव्र और पक्षपाती चुनावी प्रक्रिया होती है? ना जी ना। वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकता है? हाँ। वह तो यही हमें आंसर मिल गया, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1989 में मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी गई थी? मैंने अभी आपको बताई थी कि कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि मतदाता की आकांक्षाओं को चुनावी परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से कैसे व्यक्त किया जाता है? निष्पक्षतापूर्वक क्या किया जाता है? वो नतीजे जो होते हैं, परिणाम लागू दिखाकर। ठीक है बच्चों, अब ये कार्टून दिख रहा है आप लोगों को, तो ये कार्टून ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखो आपको दिख रहा है जवाहरलाल नेहरू है, ये इंदिरा गांधी है, ठीक है, ये एक तरीके से जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो ये सदस्य जा रहे हैं, तो कहाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। ठीक है ना, पहला इसमें प्रश्न है बच्चों कि भारत में सरकार का नाम मात्र मुखिया कौन होता है? तो बच्चों राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके नेतृत्व में होती है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। तीसरा, संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बस हो गया, पेपर खत्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये है उपयुक्त चित्र में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाया गया है? तो आप सभी को पता है, दिख रहा है आपको चित्र, तो इसमें किस मौलिक अधिकार का हनन दिखाया गया है? तो बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार दिखाया गया है। कितनी आयु तक के बच्चों को काम पर लगाना मना है? 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना क्या है? वर्जित है, मना है। ठीक है, चित्र में दिए गए अधिकारों के उल्लंघन के फलस्वरूप किस न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है? तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? यानी किसी व्यक्ति से, जैसे बाल श्रम हो गया, बेगारी हो गई, ठीक है ना, या मानव का क्रय विक्रय, इन सब पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ये दृष्टिबाधित प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब 6 नंबर का प्रश्न आ चुके हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 6 नंबर पहला प्रश्न आता है बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माण कैसे हुआ था, वर्णन कीजिए। तो आप बताइएगा कि भारत का संविधान, तभी जो बताया, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। इस सभा की सदस्य संख्या 389 थी। 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नर थे, 93 देसी रियासतों से थे, है ना बच्चों। इसके साथ साथ क्या हुआ था, हमारे भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, है ना। इसके साथ साथ 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, और स्थायी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। इस तरीके से भारत के संविधान को बनाने में 8 समितियां बनाई गई थी, ठीक है बच्चों। और संविधान सभा की कुल मिलाकर 165 बैठकें हुई थी, और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को क्या होता, रावी नदी के किनारे क्या किया गया था बच्चों, झंडा फहराया कि क्या किया गया था, मतलब वो बनाया, झंडा फहरा कर क्या किया गया था, मतलब झंडा फहराया गया था। और इसी दिन को एक ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए भारत का संविधान क्या किया गया था बच्चों, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के कोई 3 कार्य बताइए। बहुत आसान है, आप बता दोगे। संविधान क्या करता है, बुनियादी नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे लोगों के बीच एक समन्वय, एक विश्वास बना रहे। दूसरा, संविधान तय करता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा। तीसरा, संविधान क्या करता है, विभिन्न स्तरों की सरकारों का निर्माण करके लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करता है। चौथा, संविधान क्या करता है, लोगों को मौलिक अधिकार देता है, और इनका और कुछ अधिकार देता है, और सरकार पर कुछ सीमाएं लगाता है, ठीक है बच्चों, अंकुश लगाता है, ठीक है। इन सीमाओं का उल्लंघन ना ही सरकार कर सकती है, ना ही व्यक्ति, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों अपनाई है। तो बच्चों याद रखिए, क्योंकि इसलिए अपनाया गया है क्योंकि देखो, पहला तो याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा आसान विधि, सरल विधि है, इसे लोग आसानी से समझ सकते हैं,
इसमें कम खर्च लगता है, इसमें कम समय लगता है। ठीक है बच्चों, इसमें समय कम लगता है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से भारत ने सार्वधिक मत प्रणाली को अपनाया है। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग के 3 कार्य बताइए। तो मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कराना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ क्या होता है, चुनाव चिन्ह वितरित करना। ठीक है, और आचार संहिता कठोरता से पालन करवाना। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो सकता है बच्चों, चुनाव में मतलब वोट डलवाना, वोटों की मतगणना यानी गिनती करना और वोटों के परिणाम घोषित करना। ये सारे काम किसके होते हैं, भारतीय चुनाव आयोग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कार्यपालिका क्या है, ये सरकार शासन चलाने में किस प्रकार मदद करती है। तो आपको बता देना है कि स्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही भी कहा जाता है। इनका चयन लिखित परीक्षा के द्वारा किया जाता है, जैसे IAS, IPS, IFS ये सारे आते हैं। ये सरकार को चलाने में इसलिए मदद करते हैं क्योंकि हमारे जो सरकार को चलाने वाले जो नेता होते हैं, अधिकांश नेता अशिक्षित होते हैं, तो उन्हें किस तरीके से शासन को चलाना है, क्या नियम बनाने हैं, ये सारे के सारे आदेश, ये सारी जो जानकारी कौन देता है, स्थायी कार्यपालिका देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रपति का औपचारिक प्रमुख कैसे होता है और भारत की विशेष राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ हमें बतानी। तो पहले देखो, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। उसकी जो समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। अब राष्ट्रपति कुछ विशेष अधिकार होते हैं। विशेष अधिकार कहते हैं सलाह संबंधी अधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय से वो किसी भी कानून के विषय में सलाह ले सकता है। दूसरा है रीट संबंधी क्षेत्र अधिकार। रीट क्या होते हैं बच्चों, यानी वो कोई लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद से कोई विधेयक आता है, अगर उसमें कोई कमी है तो वो दोबारा विचार करने के लिए उस विधेयक को संसद के पास दोबारा भेज सकता है, उसे वीटो पावर कहते हैं। और संसद दोबारा विचार करके जब उस विधेयक को राष्ट्रपति पर हस्ताक्षर के लिए भेजती है ना, तो राष्ट्रपति उससे दोबारा नहीं भेज सकता, लेकिन उसके पास कोई समय सीमा नहीं होती, कभी भी साइन कर सकता है। तीसरा, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान का मतलब क्या है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ, यानी भारत जैसे धारा 352 के तहत अगर कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे या आंतरिक गड़बड़ी की आशंका में 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, आपातकाल लगा सकता है। 356, यानी किसी राज्य की अगर शासन व्यवस्था के साथ मतलब संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वहाँ 356 लगाया जा सकता है। और 360 यानी आर्थिक संकट के हिसाब से लगाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान निर्माताओं ने संसद के 2 सदनों को बनाने में की क्या भूमिका थी। तो बच्चों देखो, तो 2 सदनों की आवश्यकता क्यों होती है। पहला क्या होता है कि जैसे 2 सदन होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, किसी भी कानून पर 2 बार विचार होगा। दूसरा, कानून पर क्या होगा, गलतियों की गुंजाइश कम होगी। ठीक है ना, अगर कोई एक सदन जल्दबाजी में कोई कानून बनाता है तो दूसरा सदन जो होता है ना बच्चों, वो उस पर बहस और चर्चा करके क्या कर सकता है, उसकी जो मतलब कमियां होती हैं उसको दूर कर सकता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये सारे चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट बच्चों है कि लोकसभा और राज्यसभा की आखिर शक्तियाँ क्या क्या होती है, अंतर बताइए। तो लोकसभा क्या बता दीजिएगा, देखो लोकसभा राज्य सूची समवर्ती सूची और संघ सूची के विषय में कानून बनाती है। लोकसभा क्या होती है, वित्तीय विधेयक, धन वित्तीय विधेयक, बजट लोकसभा में पेश होता है। तीसरा, लोकसभा क्या करती है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है। लोकसभा संविधान में संशोधन करती है। लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराती है ना बच्चों। तो ये सारा काम लोकसभा करती है। राज्यसभा क्या करती है कि सामान्य विधेयक को पारित करने का काम किसका होता है, राज्यसभा का होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना होगा तो ये विधेयक सबसे पहले राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। राज्यसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राज्यसभा क्या करती है, इसके साथ राज्यसभा क्या होती है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया में भी भाग लेती है। तो ये था बच्चों इस जो सैम्पल पेपर का कंप्लीट पार्ट, ये जो किस तरीके से पेपर आया हुआ है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ बच्चों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।